अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो वी आर इन द मिड ऑफ द वीक, सो इफ यू आर इन द मिड ऑफ समथिंग जस्ट वेक अप। अपने दिन का आगाज करें अच्छे से हमारे साथ, क्योंकि मुझे कहते हैं सोहा अफजल, मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही अच्छी खबर थी कल एक के रात मैंने पूरा मैच देखा बैठ के, इसीलिए आप लेट सोए हैं। मैं लेट सोया, मैं थोड़ा सा लेट ही सोता हूँ, लेकिन यह है कि पूरा मैच देख के बड़ा मज़ा आया। और हकीकत यह है कि 12 बजे के करीब जब टारगेट बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि ज़्यादा हो गया, तो मेरा जी चाह रहा था मैं बंद करूँ और अब लेट जाऊँ, लेकिन यह है कि फिर भी वो एक तजस्सुस जो है ना वो होता है कि वो बरकरार रहे। पहले इस वक्त इंतज़ार था बाबर आजम की सेंचुरी का, उसके बाद इंतज़ार था कि अब आने वाले क्या करते हैं। एक खुशदिल शाह से पता नहीं क्यों उम्मीद थी ये कुछ करेगी, और उसने आपकी उम्मीद पूरी की है। हाँ, बहरहाल हरमीत का पहले रुख करते हैं, फिर हम अपनी गुफ्तगू का जो ये सिलसिला जारी रखेंगे। हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब एंड सोहाब, बल्कि तमाम तर नाज़रीन को भी। हाँ, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल। हरमीत कल मैच देखा, मतलब क्या जोरदार मैच था। एक तो उसके दोनों हवाले से हम अगर बात करें तो कल के मैच में सबसे पहले तो ये कहना होगा कि हसन अली और हारिस रऊफ ने बहुत ज़्यादा रन्स दिए, इतने रन्स उनको नहीं देने चाहिए थे। इस हवाले से हमारे पीसीबी को कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर ये रन्स देने इनके कम नहीं होते, ख़ासतौर पे हसन अली के, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हर दफ़ा ये मुमकिन नहीं होता कि आप एंड में आके आप ऐसी नहीं किसी से एक्सपेक्ट करें प्लेयर से, जैसे हम हमेशा खुशदिल शाह से कुछ दिनों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आखिर में आके चौके छक्के मारेगा। टीम को ऐसी इनिंग की जरूरत होती है जो मुश्किल टाइम थे मेरे ख्याल में जो खुशदिल शाह ने दोबारा चीज को वापसी पर अगर मैच को वो ले आए तो क्रेडिट उनको ही जाता है। कम बैक उन्होंने किया। बिल्कुल। बहरहाल बाबर आजम की इनिंग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कल उन्होंने 3 रिकॉर्ड तोड़े, 3 रिकॉर्ड बनाए। सबसे पहले तो ये हुआ कि मुसलसल 3 सेंचुरियां करने वाला वो 2 मरतबा कोई भी कप्तान बन गया है अब बाबर आजम दुनिया में। That's really good. जैसे 2 दफा, वाह जी वाह, 3 दफा, मतलब 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुसलसल 3 सेंचुरियां की हैं। दूसरा, उन्होंने वेस्ट इंडीज के जो बैटर थे हाशिम आमला, उनका तेज तरीन 17 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ा। और तीसरा, उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। क्या बात है, जो कप्तान होने के नाते टेस्ट 1000 इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है। ये कितनी खुशी हुई है इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये बात रऊफ साहब, मैं परसों जो बयान है विराट कोहली का देख रहा था, तो विराट कोहली बहुत तारीफ उन्होंने बाबर आजम की और साथ में ये कहा कि जब भी ये उतरते हैं मैच पिच पे, ग्राउंड में जब उतरते हैं, तो मेरी नजरें बाबर पे होती हैं कि आज बाबर कौन सा रिकॉर्ड बना के वापस आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, एजाज की बात है कि हमारे बाबर जो है वो अब कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जितने भी रिकॉर्ड है वो अपने और मुल्क के नाम कर रहे हैं। तो ये जितनी भी इसकी तारीफ कीजिए, और कल के मैच के हवाले से जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये एक मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार कैप्टन की सूरत में, एक जिम्मेदार खिलाड़ी की सूरत में, मैं समझता हूँ उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और हम सब काफी एक्साइटेड भी थे सर। कल आखिरी सेगमेंट हमारे शो का था, जिसमें हमने प्रेडिक्शंस बहुत सारी की थी। और इतनी शदीद गर्मी है, मौसम ऐसे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई थी। मतलब आप देखें ना कि मुल्तान की उस गर्मी में हम लाहौर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गर्मी की बात करें, मुल्तान तो वैसे ही सोच के बंदा वैसे भी होश हो जाता है। इस तंदूर में मैच खेलना बड़ा मुश्किल काम है भाई। अच्छा, सिर्फ खेला भी और फिर जीते भी और विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब मिलके। ज्यादा गर्मी जो है वो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनको 4 बजे से मैदान में रहना था। और वेस्ट इंडीज के बैटर, अलबत्ता ये जरूर है कि शाय होप ने बड़ी शानदार इनिंग खेली, 123 रन तकरीबन उन्होंने जोड़े, बिल्कुल, जो बहुत ही शानदार उनकी इनिंग थी। और जिस तरीके से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पहले जमे रहे, फिर उसके बाद खुल के उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। सिर्फ हमारे शादाब ऐसी बॉलिंग उन्होंने की कि जो जिसको कहा जा सकता है कि इकोनॉमिकल थी, बहुत ज़्यादा रन्स नहीं लिए, विकटें भी ली, और फील्डिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार की। एक कैच का जिसका जिक्र करना चाहूँगा मैं, वो शादाब का ऐसा है कि जिसके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मेरे ख्याल में जब भी कभी इंटरनेशनल मैचेस में शानदार कैचेस का जिक्र होगा तो शादाब का वो कैच हमेशा याद रखा जाएगा। और वो जो कहा जाता ना, कैचेस विन मैचेस, तो कैचेस विन मैचेस ही वाली सूरत हाल थी। वो उस मौके के ऊपर कई अच्छे तरीके पे, और ये वही कैच है जो हम दिखा रहे हैं। आप इसका जिक्र कर रहे थे तो मेरी मुसलसल नज़र स्क्रीन पे थी
कि स्क्रीन पे नज़र रखूं और देखूं कि किस मैच की आप बात कर रहे हैं और किस सॉरी कैच की आप बात कर रहे हैं। सो ऑल दो जितनी एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई थी सर, उससे अच्छी ज़्यादा और हाई परफॉर्मेंस थी और कल बड़ा मज़ा आया आपको मैच देखने का और लोग बड़ी एक्साइटेड थे। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट और हमारे पास नेक्स्ट क्या है आप सबको बताने के लिए। उसकी तरफ चलते हैं सर, अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले सर हमने एडिटोरियल भी शेयर करना है अपने व्यूअर्स से। थोड़ा सा मतलब जरा बात कर लें। कल गवर्नमेंट ने ऐलान 12 बजे तक रात के 1 बजे तक जो मार्केट्स खुली रहती हैं, अब अगर तवानाई को सेव करना है तो उसकी इजाज़त नहीं होगी और 8:30 बजे मार्केट्स बंद हो जानी चाहिए। ये बड़ा खुश आइंद है। मैं तो कहूँगा कि आम आदमी को, जैसा कोविड के ज़माने में आप ये देखो कि गवर्नमेंट ने जब इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है तो इम्प्लीमेंटेशन करवा भी लेते हैं और मार्केट जो है 6 बजे भी बंद होती रही है, 7 बजे भी बंद होती रही हैं, 8 बजे भी बंद होती रही हैं। अब ये कहना कि हमारी आदत ऐसी है, हमारी शाम ठंडी होती है। हमने अगरचे 2-3 दिन पहले बात की थी लिबर्टी मार्केट के जनरल सेक्रेटरी से और उनका ये कहना था कि दोपहर के औकात में अगर बंद कर दी जाए मार्केट्स और बाजार और शाम में फिर खोले जाए तो शायद इससे बेहतरी हो, लेकिन ये गवर्नमेंट कहती है कि ये वायबल नहीं है, इस तरीके को तब्दील करना पड़ेगा। वैसे बाहर की दुनिया के बारे में अगर मैं बताऊं, मैं बाहर काफ़ी रहा हूं और बाहर की दुनिया में आप तसव्वुर नहीं कर सकते, हरमीत को भी पता है, हरमीत भी रहे हुए बाहर गए भी हुए हैं, कि आप बाहर तसव्वुर नहीं कर सकते कि रात गए तक मार्केट इस तरह से खुली होंगी। क्यों हरमीत? ऐसा ही है। और साहब आप देखें ना कि अब मैं कल भी इसका जिक्र कर रहा था कि कब जब एनर्जी क्राइसिस पहले भी हमारे मुल्क में आई थी और बहुत ज़्यादा थी, तब भी इस किस्म के फैसले लिए गए थे। और अगर हम देखें कोरोना की, आपने जिस तरह जिक्र किया कि हमें आदत अब पड़ चुकी है कि कोरोना के दौरान जो है 6 बजे मार्केट्स जो है उनको बंद कर दिया जाता था और बड़े जुमे के दिन फिर छुट्टी होती थी या सैटरडे का दिन जो है वो भी ऑफ रखा जाता था। तो ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें ऑलरेडी ताजर बरादरी देख चुकी है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं और अगर हम देखें लोड शेडिंग जो है दिन ब दिन उसके जो क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं और अगर इस किस्म के इकदाम नहीं उठाएंगे तो जाहिर बात है कि आप देखें ना कि वो पूरा मुल्क जो है हम सारे उसका सामना कर रहे हैं। हम लोड शेडिंग, हर बंदा जो है इस बहरान का वो सामना कर रहा है। तो कम से कम ये जो डिसीजन है, और आपकी बात दुरुस्त है कि दीगर ममालिक में बहुत जल्दी मार्केट्स बंद हो जाती है और हमारे यहाँ उमूमन शाम को खुलती है तो रात 12-1-2 बजे तक खुली रहती है। अच्छा, तो ये डिसीजन बहुत अच्छा है, कम से कम क्राइसिस है से हम निकल पाएंगे। अब साहब आप भी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल करें तो आपके जो हाईलाइटेड 2 से 3 फूड्स के ब्रांड है 11 से 12 बजे के बाद वो भी अवेलेबल नहीं होते। और हम अगर अपनी बात करें तो हमारा तो लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा तो ट्रेंड ऐसा है कि हमने शॉपिंग करनी है तो 9-10 बजे तो हमने बाहर निकलना है शॉपिंग करने के लिए, डिनर करना है तो 8 बजे के बाद हमारा डिनर का प्लान होता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके बाद जो है ना अब काफ़ी लोगों को वैसे सोहा रऊ साहब, आप लोगों ने देहात में देखा होगा, देहातों में ये उमूमन एक अच्छी रूटीन है वहाँ की कि वहाँ पे दुकानें जो हैं सुबह सवेरे खुलती हैं। सुबह सवेरे वहाँ पे इलाकों से लोग आते हैं, दूर दराज से पहाड़ियों से जो लोग आते हैं चीज़ें लेके समेट के वापस चले जाते हैं। तो दोपहर का वक्त आपकी नींद का हो जाता है, शाम को 1 घंटा 2 अपनी दुकान खुलनी है, रात का वो जो दौरानिया है उसमें भी आप रेस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ हम देहातों में हमारे ये रिवाज जो है, जो बाहर मुल्कों की हम बात करें तो हमारे देहातों में गाँव में आज भी पाया जा रहा है। लेकिन शहरों में ये है कि मसरूफियात कुछ ज़्यादा हमारी हो गई हैं, दिन को हम बिजी होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि भैया शॉपिंग करनी है तो रात को ही कर लेते हैं। और ताजिर को भी, जो बरादरी है उनको भी आदत पड़ गई है कि भाई लोग तो शाम को ही आते हैं, रात को ही आते हैं, तो क्यों ना रात को ही दुकानें खुली रहे। बहुत बुरी आदत में से है। मतलब आप ये देखो कि रात भर जागना, लेट नाइट सोना, मार्केट्स देर तक खुली रखना। अब अगर क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है, हम जानते हैं कि इस वक्त हम 21,000 मेगावाट के करीब बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और जैसे शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस वक्त हमारी जो ज़रूरत है वो 28,000 मेगावाट के करीब है। 7 से 8,000 मेगावाट का जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से लोड शेडिंग हमें करनी पड़ रही है। अब अगर आपने ये मेगावाट्स पूरे करने हैं, 8,000 7,000 जो भी हैं, तो उसके लिए आपको अपने बिजली के कारखाने सारे चलाने पड़ेंगे। बिजली के कारखाने चलाने के लिए आपके पास फर्नेस ऑयल होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कारखाने जो बंद हैं इस वक्त वो फर्नेस ऑयल से चलने वाले हैं। फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपके ज़रिए मुबादला के ऊपर फिर बोझ पड़ेगा। तो उसकी वजह से ज़रूरी है कि हम खुद ही कुर्बानी दें और कुर्बानी दे के हम ये करें कि
हम अपने जो है आप ना को इस इसको रूटीन कम का करें। यूज टू करें सर, और अपने आप को अच्छा अल्टीमेटली होता है कि अगर हम कोविड के एरा को देखें और ये पेंडेमिक में जो भी था बाय हुक और बाय क्रुक हमने अपने आप को इस चीज़ की आदत डाली थी कि टाइमली जाना है, टाइमली काम करने, बिकॉज हमें पता होता था कि इस टाइम तक दुकानें और मार्केट्स बंद हो जाएंगी। तो कंसर्न डिपार्टमेंट अल्टीमेटली थोड़ी सख्ती करे या फिर अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे तो सर आम आदमी को और सिटीजन्स को आदत पड़ ही जाती है। खैर माशी सूरत हाल को हम बेहतर करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये फैक्टर भी किसी हद तक बेहतर कर सकता है माशी सूरत हाल को। हम टॉप स्टोरीज में सबसे पहले सर इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान माशी इमरजेंसी का मुतहम्मिल इस वक्त है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं ताकि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कल का बयान ये भी जिसको आज हम टॉप स्टोरीज में डिस्कस करेंगे कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को सर मिलकर मिसाक़ मईशत के लिए बैठना पड़ेगा और इत्तफाक करना पड़ेगा। ये एक बार फिर से उन्होंने निगोसिएशन की और बात की और मिलकर बैठने की बात की है जो वो हमेशा करते हैं। बहरहाल आगे हम आपको टॉप स्टोरीज में आज रनडाउन में ये भी हाईलाइट करेंगे जो कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी देख भी रहे हैं कि दुआ ज़हरा को उसकी मर्जी से जाने की इजाज़त दी जाए। ये अदालती फैसला है कि चॉइस इज़ ऑल योर्स, आप क्या कर सकते हैं, आपने कहाँ जाना है, आपकी अपनी मर्जी है। और उसने एक बार फिर से वालिदैन से मिलने से इनकार भी कर दिया है। आगे ये खबर इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी हाईलाइटेड है, हम भी बार बार अपने शो में इसको हाईलाइट करते हैं कि PJB रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन अब फाइनली अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर नोटिस ले लिया है और इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। पाकिस्तान में सर एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा रुझान अब बढ़ता चला जा रहा है और आपकी मुलाकात कराएंगे हम समर खान से कि वो किस तरह से इसको आगे प्रमोट कर रही हैं। ऑल्दो आगे बढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माचिस की तीलियों से खूबसूरत चीज़ें बनाने वाला एक आर्टिस्ट हमारे साथ होगा, उससे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। टॉप स्टोरीज में हम ये डिस्कस करेंगे। डेली डोज में हम सबसे पहले आपसे एक इंटरेस्ट शेयर करते हैं जो कि आप लोगों को जिसका इंतजार भी काफ़ी ज़्यादा था। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सर सज्जाद अली की, और ज़्यादा नहीं सर 17 बरस बाद उन्होंने फाइनली अपना एक एल्बम रिलीज़ कर दिया है जिसके 6 से 7 गाने हैं और वो बड़े लोगों ने बड़ा सराहा है, बड़ा उसको पसंद किया है, जिसमें आतिश है, सलामी है, परदेस है, चेहरे है और क्या समा है। बड़ा इंतज़ार किया सर लोगों ने। हाँ, अभी सुनते हैं थोड़ा सा एक आध गाना हल्का फुल्का सा, फिर उसके बाद इसके बारे में बात भी करते हैं। आइए जरा गाना तो सुनवाए ना पहले कोई। जी जी, तो ये आपने really 2 ट्रैक्स हमने आपको सुनाए हैं, टोटल 6 ट्रैक्स हैं जो एक से एक बढ़ के है, बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही है सजाद अली की। सजाद अली के बारे में ये मैं बताऊं कि वो छोटे गुलाम अली खान जो हैं उनके नवासे हैं और क्लासिकल सिंगिंग में इन्होंने बड़ी महारत से सीखा हुआ है बाकायदा। यही वजह है कि स्लो नंबर्स हों, फास्ट नंबर्स हों, जैज़ के बेस के ऊपर बनाए हुए गाने हों, कुछ भी हो, सजाद अली बड़ी कंफर्टेबली उनको गाते हैं। बहुत सारे गाने नूर साहब, हमने तो हमें याद है कि मुझे याद है कि मेरे गांव में जब नई नई बिजली आई थी तो बड़ी खुशी होती थी और फिर सजाद साहब के गाने जो है वो हम सुनते थे। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि सजाद साहब में बदलाव नहीं आया, उसी तरह अपने आप को स्लिम स्मार्ट और उसी तरह जो फिटनेस का वो ख्याल रखते हैं। हाँ। तो उसी तरह ही लग रहे हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं आया बाजी, उसी तरह ही जवान और उसी तरह वो जज्बा जो है। लेकिन जो ये नया ट्रैक उन्होंने मुतारिफ कराया तो मेरे ख्याल में बहुत ही मज़े का है और हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे व्यूअरशिप भी जो है उसकी काफ़ी वो व्यूअर्स जो है वो मिला जुला एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, उनको इंतजार होता है। अच्छा हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिला जुला रद्द-ए-अमल लोगों का सिर इसलिए भी आ रहा है बिकॉज वो यही कह रहे हैं कि गाने का तरीका भी और उनकी पर्सनालिटी भी, उनकी फिजिक भी, उनका फेस भी वही का वही है। अगर 17 साल पहले कोई एल्बम रिलीज हुई है उसमें भी वो पिक्चराइजेशन वैसी है और आज भी वही है। उनकी बेटी जवान हो गई है और बेटी जवान होके अब तो वो भी 5-6 साल से उसके साथ गाने गाए हैं। बड़ी शानदार तरबियत की हुई है सजाद अली ने उनकी। और मैं तो इस वक्त मेरे कान में गूंज रहा है वो जो कोक स्टूडियो में 1-2 बरस पहले सजाद अली का गाना था, वो जो किट कह किड़ा के। हाँ, एग्जैक्टली याद है सर को। और इसे बड़ा मजा आया था उसका, वो एक फ्यूजन था, बड़ा मजे, हर चीज का इंस्ट्रूमेंट बड़े अच्छे यूज किए थे, उसका म्यूजिक बड़ा अच्छा था सर। कमाल, मतलब ये है कि आप सोचें तो वो बीट आपके जहन में ऐसे खुल जाती है जिसकी कोई हाथ नहीं। और फिर स्लो नंबर्स भी इसके दरमियान में आया, पिछले साल एक स्लो नंबर था उनका। तो सजाद अली बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं और उनको मेरे ख्याल में जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बस बड़ी ईद आ रही है तो सोचा किसी बकरी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे टेक वाले ये जो सेगमेंट होता है ना, इसमें हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नई इन्वेंशन, कोई नई चीज़ आपसे शेयर करते हैं। उसमें अब आपको बताएंगे कि भारी वजन उठाने की सलाहियत रखता बकरी रिमोट मुतारिफ करा दिया सर। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, उसकी शक्ल बकरी की बनाई हुई है। हालांकि हमारे यहाँ हरमीत के कहा जाता है कि जब कोई
बड़ा काम करना हो, मुश्किल काम करना हो, तो पंजाब में तो ये कहा जाता है कि जब वो कोई बंदा ना कर पाए और वो हिचकिचाहट का इजहार कर रहा हो तो उसको कहते हैं बकरी हो गया, इसका मतलब ये है कि डर गया। तो मतलब कमजोरी से उसको मुंसलिक किया जाता है कि आप वीक हो गए हैं, आप में इतनी सलाहियत नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ तो बकरी को भी उन्होंने बना दिया है, ऐसा रोबोट बनाया है, आप ये स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि भारी भरकम चीज़ें उठाने के लिए दैट इज़ ए गुड रोबोट, और उसको यूज़ भी करना शुरू कर दिया है और लोग बड़ा इसको पसंद भी कर रहे हैं। और वो कहना चाह रहे हैं कि अब इसे बनाने का मकसद जो है मुल्क में नौजवान मजदूरों की कमी को पूरा करना है, कि जो नौजवान मजदूर हम देखते हैं उसको एक्सक्लूड करके इस तरह की रोबोटिक जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये कि उनकी जगह ये लोग काम करें। ऊपर बैठ के इंसान सवारी भी कर सकता है अगर चाहे तो, जैसे अभी आप विजुअल में देख रहे थे। इतना दोनों काम हो सकते हैं। सफर बड़ा सुस्त होगा सर। हाँ, सफर बड़ा सुस्त होगा। और नो ये अच्छी टेक्नोलॉजी है सर। देखिए तो दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ क्या क्या कर रही है, आप खुद सोचे ना। रोजाना एक नई खबर देते हैं, हम खुद भी मतलब देख ले, मुझे तो खौफ आने लगा। और मैं और रऊफ साहब इसका जिक्र सुबह पहले भी कर चुके हैं कि भैया एक ऐसा वक्त आएगा कि फिर हमें उठा के ना कहेंगे कि भैया बैंकर भी अपने रोबोट ही बिठा रहे हैं। यहाँ भी रोबोट बैठा होगा, यहाँ भी रोबोट बैठा होगा, प्रोड्यूसर भी। लेकिन चीजें बड़ी टेक्नोलॉजी और जिद्दत आ रही है हर चीज में, और मुख्तलिफ चीजें जब आ रही हैं तो वही बड़े मजे की होती हैं। लेकिन बात यह है कि रऊफ साहब सफर जो है ना वो बड़ा सुस्त होगा, ये मैं बता रही हूँ। हाँ, चलें हम चलते हैं ब्रेक ले लेते हैं एक छोटी सी, इसके बाद आते हैं वापस और फिर आपसे करेंगे बातें शातें। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में जैसे कि आप जानते हैं माशी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और हमारे तमाम जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद इकोनॉमिस्ट हैं वो उसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, ख़बरें आती रहती हैं। कोई कह रहा है कि मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एक मौशी एमरजेंसी लगा देनी चाहिए। कोई इसकी बात करता है, जो वज़ीर आज़म ने भी कहा, इसका इयादा किया कि इस वक्त जो मिसाके मईशत है वो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ ये है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। ये टारगेट कितने मुश्किल हैं, मुल्क क्या निकल पाएगा इस मुश्किल सूरत हाल से, कितनी देर लगेगी, ये चल के बात करते हैं। हफीज़ पाशा साहब मारूफ माहिर मईशत हैं, मुआशियात हैं, उस्ताद हैं, स्कॉलर हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो यही बात ज़रा बताइए कि बहुत कम हमारे पास इस वक्त ज़र मुबादला है, टारगेट्स बहुत मुश्किल हैं। मिसाके मईशत मुआशियात के हवाले से जो लोग जानते हैं वो कह रहे हैं मिसाके मईशत होना चाहिए, टारगेट जो हैं वो इस तरह के जो बनाए जाएं उनको अगली आने वाली हुकूमतें चलाती रहें ताकि हम इसमें से निकल सकें। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम चलें कि हम इस मुश्किल से निकलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कह दूं कि आपने जो मिसाक जमहूरियत या माशी हालात के बारे में बात की है, मैंने चूंकि पिछले 35 साल मैंने पाकिस्तान पे रिसर्च की है, माशाल्लाह हजारों स्टूडेंट्स को मैंने मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी वगैरह करवाया है, तो मैंने इनिशिएटिव लेकर अपने तौर पर एज ए प्रोफेसर मैंने किताब लिखी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। अच्छा जी। ये किताब माशाल्लाह मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जैसे वो किताब लॉन्च हुई थी उन्होंने काफ़ी कॉपीज मंगवाए थे और मैंने खुद अपनी कोशिशों से जो मुल्क के बड़े पार्टी लीडर्स हैं उनको भी एक कॉपी मैंने पहुंचवाया था। ठीक है। तो मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था कि एक बेस बन जाए कि डिस्कशन के कॉन्टूर्स जो हैं, पैरामीटर्स जो हैं वो मैंने डिफाइन किए हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस, स्ट्रेटजीज के पेश किए। बिल्कुल ठीक है। तो ये तकरीबन 350 पेज बड़ी मेहनत जो मैंने एक साल इस पे लिखा है। अब देखिए मुल्क में हमारे लीडर्स ऐसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं या नहीं। हमारे यहाँ तो अफसोस से कहना पड़ता है कि किताबें बहुत कम पढ़ी जाती है। बहरहाल हमने अपनी मेहनत कर दी है, अल्लाह चाहेंगे तो इस्तेमाल भी होगा इंशाल्लाह। अब आप आ जाइए आज के हालात पर। आज के हालात में पोजीशन जो आपकी रही है कि काफी परेशान कुन है, बिल्कुल आपने मुनासिब कहा है। देखिए इस वक्त आपके ज़र मुबादला जो हैं वो 10 अरब डॉलर से भी गिर चुके और आपको हैरत होगी सुन के कि आने वाले साल में हमें जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज
डॉलर्स की जरूरत है वो 37 अरब डॉलर कम से कम। इसमें से आप ये सोचिए कि तकरीबन 25 अरब डॉलर तो हमें कर्जों की वापसी में देना है। ये रेशो पाकिस्तान की तारीख में रिजर्व्स और पैसों की जरूरत में इतना खराब रेशो हमारी तारीख में कभी नहीं था। जबकि हमने दूसरे फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे हैं, 17-18 में था, 7-8 में था, 2001 में था, मगर ये जो रेशियो है कि 37 बिलियन डॉलर्स चाहिए, रिजर्व्स 10 बिलियन डॉलर्स हैं, इतना खराब रेशियो कभी नहीं था। तो एक लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त अपने तारीख का सबसे गहरा और मुश्किल क्राइसिस में। जी अच्छा हाफिज पाशा साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जब से ये नई हुकूमत आई है और नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट चली थी, उसके बाद ये जो रुपए की कदर है उसमें कितनी गिरावट हुई और कर्जों में कितना इजाफा। और इसी के साथ साथ ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर इंटरेस्ट रेट जिस तरह बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो बजट के खसारे में कितना इजाफा हो सकता है मजीद। सर ये आपने बड़े माशाल्लाह टेक्निकल और अच्छे सवाल किए हैं और मैं कोशिश करूंगा इनको सिंपल लैंग्वेज में जवाब दूं। सबसे आखिरी सवाल आपका जो है वो एक लिहाज से बहुत अहम है और वो आपने ये पूछा है कि दरे सूद के इजाफे से हमारे बजट पर क्या असर पड़ेगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि असर बहुत भारी होगा। आपका जो सरे सूद था सितंबर 2021 तक ये सिर्फ 7% था। ठीक है। और उसकी वजह ये थी कि कोविड के बाद आपने अपने सरे सूद को बहुत कम किया ताकि इन्वेस्टमेंट जारी रहे और हमारी हुकूमत ने बड़े अच्छे पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे कोविड के बाद। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया और पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत तेजी से इसमें और इजाफा किया है। इस वक्त 13.75% आपका सरे सूद है। मार्केट में जो आपके ट्रेजरी बिल्स वगैरह बिक रही हैं वो तकरीबन 16% तक पहुंच गई हैं। इससे अंदाजा ये होता है कि आने वाले हफ्तों में स्टेट बैंक को सरे सूद को बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इस लिहाज से देखिए तो इस साल का एवरेज जो सरे सूद है वो 9.5% की रेंज में है। ठीक और अगर आपका सरे सूद अगले साल 15% पे चले जाता है तो आपको तकरीबन 5.75% ज्यादा देना पड़ेगा लोन्स पर। ठीक है। 1% जब आपका सरे सूद बढ़ता है तो आपके जो कर्जों पे सूद देना पड़ता है उसमें 200 अरब का इजाफा होता है। अब आप सोचिए कि तकरीबन आपके बजट पर 1000 से 1100 अरब का बोझ पड़ने वाला है। ये तारीख का सबसे बुलंद बोझ है। इस तरह का एक बोझ हम पर 2018-19 में भी पड़ा था, मगर ये जो इस साल आने वाले साल में बोझ पड़ने वाला है तारीख का सबसे भारी बोझ है, इसलिए कि आपका सरे सूद आसमान तक पहुंच रहा है। ये हाल है। पाशा साहब, इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या किया जाए? मतलब आम आदमी जब सुनता है गुफ्तगू तो वो बहुत परेशान होता है। उसकी परेशानी का कोई अजाले का कोई हल है? बिल्कुल है जी। और मैंने अपनी किताब में भी वाज़ेह किया है। जी जी। इस मुल्क के जो अमीर शुरफा हैं जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह इस कदर खुशकिस्मत हैं कि जो मराद एग्जेम्पशन, कंसेशन, रिलीफ, एमनेस्टी वगैरह वगैरह जो हम मुसलसल देते रहे हैं, आज उनको जो रिलीफ, उनको अमीर तबके को, सबसे अमीर तबके को रिलीफ दिया हुआ है आपने टैक्सेशन के निजाम में 2000 अरब। ये मैंने सीरियस रिसर्च के बेसिस पर इसको क्वांटिफाई किया है किताब में। सही। जी जी। आप उसमें से आधा तो कम से कम अल्लाह के फजल से वापस करवाइए, प्रॉपर्टियों पे लगाइए,
आपको हैरत होगी कि हमारे यहाँ जो अच्छे अच्छे घर हैं शहरों में, 2-3 कनाल वाले घर, उनकी सालाना रेंटल इनकम जो है वो 650 अरब है। टैक्स अच्छा। कितना देते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स खींच खांच के 9 अरब। 650 अरब में से 9 अरब। और एक और एग्जांपल दे दूं जल्दी से कि हमारे जो बड़े जमींदार हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान में 1% हमारे किसान के पास 22% जमीन है। ये एग्रीकल्चरल सेंसस ने खुद कहा है। और उनकी सालाना आमदनी नेट ऑफ ऑल कॉस्ट 850 अरब है। अच्छा। टैक्स कितना देते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स 2 अरब। 2 अरब। इसके बरक्स माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मुल्क का टैक्स का निजाम देखिए आप कैसा है कि 2 सबसे बेसिक खाने पीने की चीजें, चीनी और घी, उन पर 200 अरब का टैक्स लगा हुआ है। 200 अरब लेते हैं आप आवाम से। जी बिल्कुल। कब तक चुप रहूंगा? कब तक हम चुप रहेंगे? इस अदम इंसाफ और अदम मसावात को जिस बुरी तरह से हमने खत्म किया है अपने मुल्क में, हमें तो शर्म आती है। और मेरे जिंदगी के आखिरी दिनों में, मैं किताब में भी लिखा है, खुल के बात करें, बिल्कुल ठीक बात है। उसको अरब 200 सर अगर हम देखें कि बेयकीनी सी सूरत हाल भी है पूरे मुल्क में, हफीज़ पाशा साहब, हम देखते हैं कि अवाम भी बड़ी मायूस है। जहाँ जहाँ पे जाए हर एक बंदा, खासकर मजदूर तबका जो है, हमारे जैसा आदमी जो है, हम खुद परेशान है कि क्या होगा। लेकिन अगर हम देखें सर, इस हफ्ते में देखें तो बिजली जो है फ़ी यूनिट 25 रुपये तक पहुँच गई है। गैस में भी इजाफा हो गया, 45% का इजाफा जो है आपने देखा होगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सर चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि 6 महीने के बाद या इस बजट के बाद ये कीमतें स्टेबल होंगी या बढ़ती जाएंगी इसी तरह? मुतमईन करने वाला नहीं। आपने जो 3 चीजों में कीमतें ऑलरेडी बढ़ा दी हैं, पेट्रोल में आपने तकरीबन 40%, आपने गैस में 45% और बिजली पे 8 रुपए अगर आप बढ़ा रहे हैं तो तकरीबन 50। इन 3 चीजों के इजाफे से आने वाले हफ्तों में, और अगर खास तौर पे सब्सिडी को कम करने के लिए पेट्रोल की थोड़ा सा और बढ़ाना पड़े 15-20 रुपए, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम तो रिसर्च के लोग हैं, कि आपका अफराते ज़र की रफ्तार जो इस वक्त 13.8% है, वो 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना, 27%। खुदा बचाए हमारे मुल्क को। कभी तारीख में इतना बुलंद रफ्तार हमने इफरात ज़र में नहीं देखा, मगर इस साल ये खतरा जरूर मौजूद। सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू के लिए। सो जो टेक्निकलिटीज़ उन्होंने डिस्कस की हैं उससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि माशी इमरजेंसी की बजाय अगर इन चीज़ों की तरफ आया जाए तो कहीं ना कहीं तरीके से हल निकल सकता है। एक ब्रेक लेनी है हमने, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो उस केस के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र हर घर में किया जा रहा है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, लेकिन उस केस का फैसला बजाते खुद अदालत ने अब ये कह दिया है कि ये दुआ खुद करेगी। सर दुआ ज़ारा केस की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन फाइनली अब अदालत ने ये कहा है कि चॉइस एंड डिसीजन इज़ ऑल योर्स। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मुनीब कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है प्लस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। मुनीब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। ये आप फॉलो कर रहे होंगे दुआ ज़हरा केस को। अब आप समझते हैं कि ये केस यहाँ पे बंद हो गया, दुआ अपनी मर्जी से अपने शोर के साथ जा सकेगी? अभी कुछ और भी है, क्योंकि मेहदी काज़मी जो उसके वालिद हैं उन्होंने ये कहा है कि सही तयन नहीं किया गया उम्र का, इसका ये 14 बरस है जो पासपोर्ट में लिखा है, लेकिन दुआ ज़हरा का जो मेडिकल टेस्ट हुआ उसमें 17 बरस उसको तकरीबन डिक्लेयर किया गया। जी बिल्कुल, आप ये देखें कि ये जो फैसला है कि दुआ ज़हरा कहीं भी जा सकती हैं क्योंकि वो बालिग हैं और उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, वो 17 साल की पाई गई हैं, या कुछ कह रहे हैं कि जी 18 साल की हैं। अब बात ये है कि अगर उनके नादरा सर्टिफिकेट्स जो हैं, चाहे आप बेक फॉर्म कह लें, चाहे आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट कह लें, जितने भी उनके रिकॉर्ड्स हैं नादरा के साथ,
उसमें उनकी उम्र यही जाहिर होती है कि 14 साल है, वो अंडर एज हैं, और बल्कि जो मैरिज सर्टिफिकेट भी है पेरेंट्स का वो लेकर आए हैं कि हो ही नहीं सकता था कि बच्ची 14 साल से ज्यादा उम्र की हो अगर आप हमारी शादी की तारीख देखें। तो इस सबको अगर मैं माइंड में रखूं तो इस जजमेंट का तो ये मतलब है कि फिर तो नादरा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी के भी मुतल्लिक, उसकी क्रेडिबिलिटी पर फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि उसकी फिर क्या हैसियत रह जाती है अगर आपको एक गवर्नमेंट बैक्ड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो आपकी एज को सर्टिफाई कर रहे हैं, उसकी हम क्या क्रेडिबिलिटी समझें। और दूसरी तरफ ये कि मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर भी, जिस तरह काजमी साहब हैं, दुआ ज़हरा के वालिद साहब, उन्होंने सवाल उठाया, बल्कि जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं शहरा रजा, उन्होंने भी ये कहा है कि एक तो साइन नहीं हुआ हुआ डॉक्टर का, उन्होंने जो वालिद साहब हैं दुआ ज़हरा के, वो ये कहते हैं कि जूनियर डॉक्टर से बस टेस्ट करवा लिया है और एक रैंडम सा टेस्ट में डिटरमिन करके कि 17 साल की हैं 16 साल की हैं, आपने बस बात उधर ही खत्म कर दी। तो जो इतने सालों से डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्ची की उम्र को, वो बिल्कुल ही आपने नजरअंदाज कर दिए हैं। तो इसीलिए ये बात आगे चलनी चाहिए और आगे चलेगी जहां तक मेरी उम्मीद है। और बात आखिर वही आ जाती है कि अगर हमारी बच्चियां सेफ नहीं है और अगर हमारे बच्चे चाहे वो लड़के हो लड़कियां वो सेफ ही नहीं है, और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स भी आए आपके पास और वो कह रहे हैं कि वो अंडर एज हैं, वो चिल्ड्रन हैं और उनके राइट्स ही नहीं प्रोटेक्ट हो रहे, तो ये तो पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है। ये सिर्फ एक वालिद है एक वालदा का मामला नहीं, ये तो फिर हमारी पूरी सोसाइटी और पब्लिक का मामला है। बिल्कुल ऐसे ही है मुनीब। उसमें ये बात आती है कि दुआ ज़हरा की एक तरह से शादी हो गई, रुखसती हो गई, वो अपने घर चली गई, बड़ा टेढ़ा पहलू ये आ जाता है एक, मतलब अब उसके बाद उसको अगर उसके माँ बाप के घर भेजा जाता है, फ़र्ज़ किया तायुन हो जाता है और ये होता है कि 14 बरस भी है, इस मामले को बहुत ज़रा उलझा दिया गया है। आप नहीं समझते कि इसका सुलझना बड़ा मुश्किल है अब? बिल्कुल, ये एक मीडिया सर्कस बन गया है और बल्कि कोर्ट रूम ड्रामा बन गया है। और मुझे अफसोस ये हो रहा है कि सबकी सुनी जा रही है, हर किसी का कोई ना कोई इसके ऊपर ख्याल आते हैं, लेकिन वहां उसके वालिदैन है बच्ची के, वो जगह जगह पर जाकर वो अपनी बात पर डटे हुए हैं, उनको कोई नहीं सुन रहा सही तरीके से। यानी ये बहुत ही परेशान कुन बात है कि उनको सिर्फ 5 से 10 मिनट एलोकेट किए गए और उसमें भी सही तरह से बच्ची से बात नहीं कर सके। काजमी साहब ने जो अपनी वीडियो के अंदर कहा है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है कि बच्ची ये तैयार थी, इस बात पे आमादा थी कि अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी, वो घर वापस जाना चाहती है, और बीच ही में कोई सस्पिशियस किस्म के लोग आ गए। कोई सफेद शलवार कुर्ते में एक आदमी था और वो कह रहा था कि मैं बच्ची का बाप हूँ, और वो बच्ची को ले गए जब बच्ची ने कहा कि वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती है। तो जब ये मुझे बताया जाता है कि बच्ची की मर्जी है वो किससे शादी करना चाहे, तो आप ये सोचिए कि ये तो फॉल्स लिबर्टी हो गई, ये तो फॉल्स चॉइस हो गई, बिकॉज एन अंडर एज चाइल्ड, एक बच्चा वो डिसीजन मेक कर ही नहीं सकता, और अगर वो 14 साल का हो। प्लस अगर आप पिक्चर्स देखें, अगेन वो मंजर आम पे आई नहीं है कि जब ये बच्ची मिली है पंजाब से, तो इसकी जो तस्वीरें हैं उसमें बच्ची को डार्क सर्कल्स हैं, शी हैज बिन थ्रू सीरियस ट्रॉमा, कोई इंटिमिडेट कर रहा है बच्ची को पीछे से। ये क्या है, कहीं कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह का केस नहीं, क्योंकि 2016 में हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी सेक्शन 369 है, और उसमें 5 से 7 साल की सजा है। ये बहुत संगीन जुर्म है अगर ये ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मतलब आपके टाइम के लिए। बहुत पेचीदगी हो गई है, लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ हमें बात करनी चाहिए वही है कि बच्चों को सोशल मीडिया का शिकार ना होने दें, बच्चों के फ़ोन दूर रखें, आप इसकी वजह से वो गुमराह होते हैं। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, न्यूज़ की हेडलाइन की ब्रेक है और फिर अगले सेगमेंट्स में आपसे मुलाकात होगी। प्लस अगर आप पिक्चर्स देखें, अगेन वो मंजर आम पे आई नहीं है कि जब ये बच्ची मिली है पंजाब से, तो इसकी जो तस्वीरें हैं उसमें बच्ची को डार्क सर्कल्स हैं, शी हैज बिन थ्रू सीरियस ट्रॉमा, कोई इंटिमिडेट कर रहा है बच्ची को पीछे से। ये क्या है, कहीं कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह का केस नहीं, क्योंकि 2016 में हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी सेक्शन 369 है, और उसमें 5 से 7 साल की सजा है। ये बहुत संगीन जुर्म है अगर ये थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मतलब आपके टाइम के लिए। बहुत पेचीदगी हो गई है, लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ हमें बात करनी चाहिए वही है कि बच्चों को सोशल मीडिया का शिकार ना होने दें, बच्चों के फ़ोन दूर रखें, आप इसकी वजह से वो गुमराह होते हैं। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, न्यूज़ की हेडलाइन की ब्रेक है
और फिर अगले सेगमेंट्स में आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली इस सेगमेंट में हम ख़ास तौर पर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी भी नौयत की गुस्ताखी की जाएगी तो उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ भी बुलंद करेंगे, स्क्रीन का सहारा लेकर जहाँ तक हमारी आवाज़ जो है हम पहुँचाएँगे। लेकिन बात की जाए अगर इंडिया की, बीजेपी के दो लीडरान जो कि पहले एक नुपुर शर्मा थी और अब एक और लीडर ने वही गुस्ताखी करने की कोशिश की है, तो OIC में जितने ममालिक हैं वो तो इस चीज़ को कंडेम भी कर रहे हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा इस बात का नोटिस भी ले लिया गया है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, वहाँ पर मोदी सरकार क्या कर रही है? अब तक नुपुर शर्मा को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, एक्सपेल नहीं किया गया। पूरी दुनिया में इससे बात बहुत आगे बढ़ गई, इसलिए कि मुख्तलिफ लीडरान बीजेपी के इस मैदान में कूद पड़े हैं और वो मिस शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, इस हवाले से बयानात दे रहे हैं। एक TV एंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अरब ममालिक मुसलमानों की हमायत में हिंदुस्तान का बाइकआउट करते हैं तो हमारे पे मिज़ल मौजूद हैं, हम उन मिज़ल्स के साथ उनके मुक़द्दस मुकादमात को क्यों ना उड़ा दें। इस हद तक बात चली गई हुई है। ये नफ़रत इतनी ज़्यादा में मुसलमान हिंदुस्तान का रहने वाला क्या सोचता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामिक स्कॉलर हैं अतीक रहमान साहब हिंदुस्तान से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये फरमाइए, बहुत गुस्ताखाना बयानात थे, आप लोगों पे प्रेशर और ज़्यादा है, तो मतलब आप लोग इस वक्त क्या लाएअमल तरतीब दे रहे हैं, कैसे एहतजाज करेंगे, कैसे ये आवाज़ें बंद करेंगे जो आवाज़ें उठती चली जा रही हैं? देखिए जनाब, मेरा रिसर्च का काम है, मामूली मैंने रिसर्च की है इस्लाम पर, इस्लामिक स्टडीज़ पर। स्कॉलर तो नहीं कहूँगा अपने आप को, मगर मैं क्योंकि पॉलिटिकल क्लास से वास्ता नहीं रखता हूँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से तो कतई नाता नहीं है मेरा, इसलिए ये जितना भी मामला हुआ है नुपुर शर्मा का, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पसंद करूंगा। और यही अंदाज हमारे और दूसरे दानिश्वरों का रहा है जब कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। सैटेनिक वर्सेस जब आई थी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सलमान रश्दी ने जो खुराफात बकी थी उसके अंदर, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी की सरकार ने सैटेनिक वर्सेस को बैन किया था। और हमारे डॉक्टर रफीक ज़करिया जो कि हमेशा से कांग्रेस के अच्छे लीडर रहे, अपने आप को रिप्रेजेंट किया इंडियन गवर्नमेंट को काफी अरब मुमालिक में, उन्होंने इस चीज की मुखालफत की थी कि सैटेनिक वर्सेस को बैन करना कोई समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि हम उसकी बकवास का हम बखूबी जवाब दे सके। और उस जवाब में उन्होंने मोहम्मद एंड कुरान नाम की एक किताब लिखी और उसके अंदर बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, ना सिर्फ सलमान रश्दी ने बल्कि उससे पहले भी ओरिएंटलिस्ट थिंकर्स ने जिहाद को लेकर इस बात को लेकर कि भाई द रिलीजन ऑफ इस्लाम हैज बीन स्प्रेड बाय द पावर ऑफ स्वॉर्ड, उसको उन्होंने अच्छी तरह से बताया। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिजेस को लेकर 1, 2, 3 तमाम 11, 13 जो कॉन्फ्लिक्ट है 11 और 13 के बीच में, एक एक वाइफ की किन हालात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ, क्या नौयत थी, अच्छी तरह से उस किताब के अंदर बयान किया। तो देखिए, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि ऐसी कंट्रोवर्सीज को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए, बशर्ते कि हमको पूरा मौका दिया जाए कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें और बता सकें कि सही इसकी रूहानियत क्या है, कुरान और अल्लाह ताला इस मुतालिक क्या कुरान में फरमा रहा है। तो मैंने कई डिबेट की, देखिए इस मुतालिक पिछले 4-5 दिनों में, 10 दिनों में, जब ये पूरा मामला जो शिवलिंग का मामला उठा था, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हुआ था, उससे ये चीजें तूल पकड़ती चली गई और जबरदस्ती का एक शिवलिंग पैदा करके, जो कि हमारी मस्जिद के अंदर आमतौर पे आप जानते होंगे फव्वारे हुआ करते हैं, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो इसी तरह से हालत में चले जाते हैं जो कि उन्होंने शिवलिंग का। और उस डिबेट के ऊपर शिवलिंग के ऊपर कोई कमेंट नहीं की गई थी। जबरदस्त आप जानते हैं कैसे हमारे टीवी चैनल उन चीजों को बखार करते हैं, उन चीजों को लाते हैं, बिला वजह हमको उकसाने की कोशिश करते हैं। जो पॉलिटिकल क्लास है, हमारे मुसलमानों में भी जो पॉलिटिकली
इंस्पायर्ड लोग हैं उसको वो जज्बात में बह जाते हैं और कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बोल दिया करते हैं। तो उस डिबेट में तो बहरहाल ये नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने हुजूर की शान में उन चीजों को एक हदीस का हवाला देकर, आपने देखा होगा वो एपिसोड, और ये गुस्ताखी की। हम तमाम मुसलमान जो पैनलिस्ट हमेशा से जाते हैं टीवी चैनल्स पे, हम लोगों ने सारे चैनल्स को फोन करके बताया कि भाई इसके बाद में नुपुर शर्मा जिस किसी पैनल पे होगी, आप मेहरबानी करके हमको उन चैनल्स पे इनवाइट नहीं करें। फौरन हमको जवाब मिला कि नुपुर शर्मा को खुद चैनल्स ने बॉयकॉट कर दिया है। ये अच्छा तीकुर रहमान साहब, ये कहिएगा कि आप तो चलिए एक पर्सपेक्टिव बता रहे हैं एक आम पब्लिक का या मीडिया इंडस्ट्री का, अमूमी राय ये पाई जाती है कि इस तरह का कोई भी केस या इंसिडेंट अगर होता है तो मोदी सरकार या इंडियन गवर्नमेंट जो है उसे डिफेंड करने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश करती है। इस हवाले से अगर ये देखा जाए तो एहतजाज मुसलमानों की जानिब से इंडिया में मुख्तलिफ शहरों में किया जा रहा है, 40,000 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक आम अवामी राय इस हवाले से क्या है? दूसरी पार्टीज की अगर बात की जाए तो वो क्या इस हवाले से ख्याल रखते हैं? ये 40,000 का देखिए, मैं ये नहीं करूंगा, तायद नहीं करूंगा। कानपुर के अंदर जो एक इंसिडेंट हुआ, जुमा की नमाज के बाद प्रोटेस्ट किया गया, उसमें कुछ पत्थरबाजी हुई, कुछ मेरे पास जो अब तक की फिगर आई है, कुछ 100 के अंदर गिरफ्तारी की गई है, और हमारे उल्मा और मुस्लिम लीडरान ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारियां बेजा हैं। ये एक चीज। जो एहतजाज मुसलमान कर रहे हैं वो एहतजाज बहुत बहुत कम तादाद में है, कोई ज्यादा हम उसको उस चीज को ये नहीं कर रहे हैं, उछालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोगों को समझना पड़ेगा, देखिए जैसा कि आप भी बखूबी जानते हैं, आपको इस चीज का इल्म है कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में रहना हमारे हिंदू भाइयों के साथ सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि सूफी इस्लाम को हमको जिंदा रखना है। किसी भी अलग तरीके के इस्लाम का प्रोपेगेंडा बेसिकली जो सऊदी से ये बताते हैं एक तरह का इस्लाम आता है, उस इस्लाम को कतई तौर पे उसका स्कोप नहीं बनता है। देखिए उसका स्कोप कतई तौर पे बनता नहीं है। अतिकुर रहमान साहब, अगर हम देखें अतिकुर रहमान साहब, बहुत सारी चीजें जो हम देख रहे हैं टेलीविजन के जरिए, आपके जो हिंदुस्तानी मीडिया उसके जरिए, आपने शिवलिंग की बात की, जगह जगह जितनी भी मसाजिद है, अब ताजमहल के हवाले से भी बात हो रही है कि वहां पे भी शिवलिंग है। ऐसे जहां जहां वो देखते हैं, जहां जहां तारीखी इमारतें हैं, वहां पे शिवलिंग को कह देते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग है। अल्लाह ना करे कि अब ये मामला जो गोल्डन टेम्पल की तरफ भी चला जाए और वहां पे भी ये बात कर लें। हिंदू जिस तरह से हम वहां पे एक्सट्रीमिज्म देख रहे हैं, हम देख रहे कर्नाटका में क्या हुआ, या लाउड स्पीकर जिस तरह, आप महाराष्ट्र में जिस तरह लाउड स्पीकर को हटाया गया, आप नहीं समझते कि वहां के जो एंकर की भाषा है, जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि मुसलमानों पर वहां की जो जिंदगी है वो तंग कर दी जा रही है, उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, या तो हिंदुत्व का जो प्रचार है उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं चाहे वो मुसलमान है, सिख है, वो हिंदुत्व की तरफ आ जाए या भारत छोड़ के निकल जाए। आपको नहीं लगता ये सारी चीजें जो दिख रही हैं? जी बेशक। देखिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो एक आरएसएस नाम की जो संस्था है हमारे मुल्क के अंदर, उसका मेन एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना। ये भी आप जानते होंगे कि 3-4 पहले जो उनके चीफ हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने कहा था कि भाई ये शिवलिंग ढूंढना आप बंद करिए, मस्जिद शिवलिंग ढूंढना आप बंद करिए, ये कोई तरीका नहीं है। उसके साथ साथ में उन्होंने ये शर्त भी रख दी कि, और हमेशा ये शर्त को रखा जाता है कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, यानी शर्त यह है इनकी हिंदू राष्ट्र की कि मुसलमानों को सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ आपको ये चीज मानना पड़ेगी कि आप पूर्वज हिंदू थे और करा लीजिए अपना। तो ये बड़ी, ये 21st सेंचुरी के अंदर इस तरह की बातें करना, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना, ये अपने आप में इनके लिए एक मजाक का मौजू बन जाता है। सही कोशिश होती है टीवी एंकर्स की तरफ से, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से। और मैं आपको बताऊं, ये बड़ी मजेदार बात है कि 4 दिन में ये पूरा तट गया है। बीजेपी ने एज अ पार्टी खुद रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं अपने स्पोक्स पर्सन के ऊपर कि आप किसी रिलीजन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई कमेंट पास नहीं करेंगे, जो कि आमतौर पे सुबह शाम
इनकी एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि इस्लाम और मुसलमानों को डेमोनाइज करना। उस चीज पे खुद बीजेपी पार्टी अब उनके ऊपर लताड़ लगाई जा रही है जो उनके फ्रिंज एलिमेंट है। और फ्रिंज का तो आपके सामने शायद मामला आया होगा कि नुपुर शर्मा को भी बीजेपी ने फ्रिंज बता दिया है। ये बड़ी मजाक की बात है। देखिए, खुद जो कुआं इन्होंने खोदा था हमारे लिए, उसमें खुद गिरते चले जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपके शो पे देखिए कहा था कि मुसलमानों को सब्र बनाना है। अल्लाह का पैगाम हमारे लिए सब्र का है, और इस सब्र के बनिस्बत अल्लाह ताला हमको नवाजेगा, चाहे कितनी भी कोशिश हो जाए, कितनी भी कट्टरपंथी कोशिश कर ले, लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान का बहुत मजबूत है। और हमारी दो मजबूती है, देखिए, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मजबूती है, और हमारे हिंदू भाई। आप जितने भी, ये आप टीवी मीडिया को छोड़ दीजिए, जितने भी प्रिंट मीडिया के, नेशनल प्रिंट मीडिया है, उसके आप वो उठा के देख लीजिए एडिटोरियल्स, वो सारे एडिटोरियल्स हिंदुत्व के खिलाफ हैं, मुसलमानों के फेवर में है, एकजहती के फेवर में है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के फेवर में। अतीक साहब, ये फरमाइए कि ऐसे में जब ये चीज़ हो गई है और बीजेपी की तरफ से अटैक मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, मुसलमान तबके मुख्तलिफ जो हैं वो आपस के इख्तलाफात का शिकार है, और उस इख्तलाफ की वजह से मौका उनको मिलता है और ज़्यादा इस तरह का हज़यान बकने का। देखिए, इस मुतालिक सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा कि बेशक इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि मुसलमान तंजीमें हमारे हिंदुस्तान के अंदर बटी हुई हैं, एकजुट नहीं हो पाती हैं, एक प्लेटफॉर्म हमने कभी क्रिएट नहीं कर पाए हम, लीडरशिप का भी एक वैक्यूम है, सिवाय AIM के जो हमारे असदुद्दीन साहब है, पार्लियामेंट और अगर कोई जवाब देता है बीजेपी को तो वो वाहिद शख्सियत है। कांग्रेस भी टाल मटोल करने लगती है, समाजवादी पार्टी जो हमारी मुसलमानों की रहबर अपने आप को बताने की कोशिश करती है, वो भी टाल मटोल करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी बटी हुई है तो हिंदू कम्युनिटी भी कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। देखिए, इसमें भी इख्तिलाफ है, इसमें भी बहुत सारे गुट है, बहुत सारी गुटबंदी है, बहुत सारी ग्रुपिज्म है, तो हमको ज्यादा कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक कि हम कानून की हिफाजत में हैं, जब तक कि हम एक जाति बनाने का डिमांड कर रहे हैं, जब तक कि हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायम रहना चाहिए, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बहुत मेहरबानी अतीक रहमान साहब, थैंक यू सर। जो गुफ्तगू कम अज़ कम अतीक रहमान साहब के हवाले से लग रही है। जी हरमीत, मैं इस हवाले से ये देखता हूँ कि मुसलमान हिंदुस्तान का जो है वो ज़रा घबराया हुआ है, डरा हुआ है, वो इस मौके के ऊपर खुल के बात नहीं कर पा रहा। लेकिन यह है कि इस मौके के ऊपर OIC को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा, एग्रेसिव स्टांस लेना पड़ेगा। किसी भी सूरत में ये तौहीन या मज़म्मत बर्दाश्त जो मज़म्मत आ रही है मुसलमान मुल्कों की तरफ से, वो कमज़ोर है, उसको ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरी अक़लियतों को भी मजबूत होना पड़ेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये जो बढ़ेगा ये तनाज़ा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन सर, इंडियन डिप्लोमेट जो है वो इस वक्त मुश्किल में है, यकीनन इस बात पे कोई दो राय नहीं है। और अगर हम OIC की बात करें, दीगर ममालिक इसमें कुवैत, मिस्र, सऊदी अरब, ये वो ममालिक है जिन्होंने आवाज़ उठाई है। तो मुझे सोहा, जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं और जिस तरह अतीक रहमान साहब की जो आपने जिक्र किए, जो बात वो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, माइनॉरिटी जिस मुल्क में भी होती है वो दबी होती है, उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, प्रेशर तो है। फिर वहाँ पे हम देखें जिस तरह RSS के गुंडे खुलेआम मुसलमानों पे तशद्दुद और जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात इस बार ये लगी है कि बहुत सारे वाक़यात हुए कश्मीर में। आर्टिकल 35A का निफाज हुआ तो कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो खड़ा, पाकिस्तान के अलावा कोई मुस्लिम कंट्री उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अरब ममालिक ने, तुर्की के साथ साथ दीगर ममालिक ने ये पाबंदियां जो आए कि माशी पाबंदियां लगाने एक बहुत बड़ी बात है कि एक मुल्क को आप इतना नुकसान देते हैं। अब देखिए, भारत के लोग जो है वो चीख कर, उनका मीडिया ये कह रहा है कि हम तो कंगाल होने जा रहे हैं, हमारा मुल्क कंगाल होने जा रहा है, अरब ने हम पे ये पाबंदियां लगा दी, कुवैत ने लगा दी है। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ये जो इक़दाम उठाया, ये बहुत बड़ा इक़दाम है। और इस किस्म के इक़दाम जब उठेंगे तो ये जिस किस्म की ये जो गुस्ताखाना बातें हुई हैं, ये इसमें रोकथाम भी होगी। और भारत जैसा मुल्क जो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आया हुआ है और बीजेपी जो खास इस चीज़ को लीड
ट्वीट कर रही है, जिस किस्म के जो बयानात उनके बीजेपी के नफरत अंगेज बयानात जो उनके लीडर की जानिब से आते हैं, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम ममालिक ने कम से कम एक चैलेंज जो है उनको दे दिया और बता दिया कि भाई दोबारा अगर इस किस्म की करेंगे तो बहुत सारी पाबंदियां जो उनको सामना आपको करना होगा। और इस वक्त मोदी सरकार ने माथा टेक दिया है भाई, ये हकीकत में आपको बता रहा हूं कि वो जिस तरीके से वो लेटर लिख रहे हैं, जिस तरीके से उनके एम्बेसडर कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात और ये पाबंदियां हटाने के हवाले से वो बात कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि अब हिंदुस्तान घबराया हुआ है। और वहाँ के डिप्लोमेट को बकायदा सर यूएन ने बड़े कम वक्त में पहली दफ़ा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी ही बात को सेकंड करूंगी कि पहली दफ़ा बड़े कम अरसे में यूएन ने इस चीज़ का फौरी तौर पर एक्शन लिया है, वहाँ के डिप्लोमेट को तलब किया है, उनसे पूछा है कि बताएं भी क्या सूरत हाल और क्या हो रहा है, और ओआईसी भी मिलकर बड़े कम वक्त में इस चीज़ के खिलाफ जो है सर वो खड़ी हुई है। दैट इज गुड इनिशिएटिव इंटरनेशनली। एंटोनियो गुटेरेस जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनका बयान भी आया मज़म्मत में बीजेपी जो कुछ कर रही है। लेकिन फिर उस तरफ आते हुए हरमीत, आपने देखा कि वो जो एंकर साहब हैं जो फरमाते हैं कि हमारे पास मिसाइल हैं, हम वो बरसा देंगे, वो उससे ज़रा अहमकाना स्टेटमेंट और कोई नहीं हो सकती। मकामात के खिलाफ फर्जा सराई ये आप देखें ना, मैं तो हमेशा हिंदुस्तान की जो मीडिया है, और मैं कभी किसी बहुत सारे चैनल पे बैठता भी हूँ और उनके साथ डिबेट भी होती रहती थी, मुझे उनमें तो साफी कम दिखाई देते। और तामिल की जो फिल्में अगर आपने देखी होंगी, बहुत से लोग बड़े शौकीन हैं उस फिल्मों के, तो उसमें जो एक्टर नजर आते हैं और जिस किस्म के वो रोल निभाते हैं, उसी तरह उनके एंकर भी हैं। आप मिसाइल फेंकेंगे तो पूरी दुनिया क्या तमाशा देखेगी? ये ढकोसला है, ये बीजेपी के जो किराए के वो जो बिठाए हुए एंकर तो उनके ये हो सकती हैं, लेकिन जो रियल जर्नलिस्ट हैं उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो इस स्टेटमेंट पे वो बाकायदा उन्होंने आर्टिकल लिखे, बाकायदा वो इसके खिलाफ निकले हैं कि ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे इस किस्म के जो बयानात हैं। क्योंकि हम बरसों से वहां पे रह रहे हैं, हम सारी चीजें देख रहे हैं, तो मुसलमान जो है, हम बहुत सारे स्टेटमेंट हम पॉजिटिव देख रहे हैं जो हिंदू मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो चवल किस्म के जो एंकर बैठे हुए हैं उससे तो आप यही तवक्को कर सकते हैं। लेकिन अब हालत इतनी पतली है कि आप हिंदुस्तानी मीडिया देख के तो लगाएं कि किस किस्म के उनके बयानात हैं, किस किस्म के अरब ममालिक की जानिब से जो पाबंदियां लगी हैं, अब हालत उनकी देखने वाली है। ये तो पहला झटका है जो दिया है मुस्लिम ममालिक की जानिब से, अगर इस किस्म के मजीद झटके मिलेंगे तो लग पता जाएगी उनकी अब जो हिंदुस्तान की औकात है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंकर्स उनके एंकर्स बिल्कुल नहीं है, और इससे एक बात से इस बात की इंडिकेशन हो गई है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस बात पर एक है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कोई भी बात करेगा हम इस तरह से ही बाहर निकलेंगे। सर एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम दोबारा जी। ब्रेक के बाद अगर पाकिस्तान में देखा जाए और कोई इस तरह का शो हो जैसा कि अमेरिका में होता है, अमेरिका's गॉट टैलेंट, या मुख्तलिफ दुनिया में मतलब इस तरह के शोज़ होते हैं जहाँ पे टैलेंटेड लोगों को आगे आने का मौका मिलता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान से भी ऐसा आर्टिस्ट सामने आएगा जो आपको हैरान कर देगा। इसी तरह का एक आर्टिस्ट हम आज आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये शेख वलीद खान है जो माचिस की तीलियों से फन पारे बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं कहाँ सीखा इन्होंने, ये हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन ये है कि इनसे चल के पहले मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद। वालेकुम सलाम। सर एक तो ये बताइए कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है और कहाँ से आपने ये फ़न सीखा, इसको माचिस की तीलियों से ख्याल कैसे आया कि मैं इससे फ़न पारे बनाने शुरू कर दूँ? मेरा ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है, ज़ोब से है। बिल्कुल। और अपना तो इसका जो मतलब है, मतलब मेरा तो बचपन से बहुत आर्ट का शौक था ना, हाँ। तो फिर उसी लिए अपना स्केच मैच मैंने पहले किया, ड्राइंग करता था, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। जिस तरह अपना केमिस्ट्री अपना हो गया, जिस तरह बायोलॉजी में हार्ट बनाते हैं, इस तरह मेरी मतलब ड्राइंग बहुत अच्छी थी। तो मैं अपना वो ड्राइंग करता था, तो फिर मजीद में आगे जाता गया, तो फिर मैंने अपना कहा मैं यूट्यूब चैनल खोलूं, और फिर मैंने उस पर मजीद फिर क्रिएटिव वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अच्छा, तो इस वक्त यूट्यूब चैनल आपका जो है उसमें कितने आपके लाइक करने वाले हैं, कितना पसंद करने वाले हैं? देखिए ना, इलाका आपका ज़ोब है, ज़ोब इतना तरक्की याफ्ता इलाका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये भी बताइएगा कि मौका कैसे मिलता है दुनिया भर के आर्ट से इंट्रोड्यूस होने का, अपने आर्ट को ज़्यादा बेहतर करने का? बस ये अपना इंसान की अपनी जब दिली लगन होती है, ख्वाहिश होती है, तो फिर इंसान वो करता है। बिल्कुल ऐसे उसके लिए आसानी इंसान के लिए पैदा खुद ही हो जाती है। इंसान फिर खुद ही मतलब उसके लिए हर चीज आसान होती रहती है। अगर आपके अंदर अपना जज्बा हो, दिली लगन हो, आप कर सकते हैं।
अच्छा ठीक है वलीद, ये बताएगा कि हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन पे अच्छा। कि बड़ी खूबसूरती से और बड़ी महारत से ये हुनर मतलब बहुत आम नहीं है। अगर आप देखें तो एग्जीबिशंस पे पार्टिसिपेट करते हैं, लोग सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स को लोग ख़रीदते भी हैं। तो इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका? मुझे एक बंदे ने कहा था कि आप हमारे लिए कुछ बनाओ तो हम उसको आपसे परचेज करेंगे ना। अच्छा। तो मैंने बोला था मैं अपनी मोहब्बत से ये चीज बनाता हूँ, ये बेचने के लिए नहीं है। तो मैंने इनको अभी तक संभाल के रखा है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये डायनासोर है, ये मैंने संभाल के रखा है। मैं इसको बेच जी That's really बिल्कुल। good. अच्छा इसका मतलब है कि फिर आप इसे एज अ पेशा भी परसू नहीं करना चाहते, ये आपका शौक है, हुनर है, आप इसे ऐसी हॉबी के तौर पर लेते हैं मैं अपने घर में डेकोरेट कर लेता हूँ, मतलब मैं सेल आउट के लिए नहीं है, मैं अपने खुद ही घर में इसको डेकोरेट कर लेता हूँ। अच्छा हरमीत, जी जी इसमें मजीद और वैसे अगर हम देखें तो फनपारे के हवाले से बहुत सारे हम आर्टिस्ट को देखते हैं, हर एक का अपना एक डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन माचिस की तीलियों की तरफ आना और ये इतना बारीकी का काम है, इतना मुश्किल काम है, तो इसके लिए इससे कबल जो है जिस तरह आप फरमा रहे थे कि मैं ड्राइंग में स्कूल के ज़माने से बड़ी ही महारत रखता था, तो इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करी थी? और जब कोई फनपारा आप बनाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, कितना वक्त उसके लिए दरकार होता है? अभी मैंने जिस तरह एक डायनासोर बनाया वो बहुत बड़ा है, तकरीबन 9 फीट लंबा है, उसमें मुझे 35 डेज लगे हैं अच्छा सिर्फ बनाने, और उस पे कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा आई है, तकरीबन 40,000 समथिंग कॉस्ट उस पे मेरी आई है। अच्छा तो ये पे जो करता हूँ ये भी मैं अपनी जेब से अपनी करता हूँ पे। और जिस तरह ये स्कॉर्पियो हो गया, अगर आप दिखा सकें, ये मैंने बनाया है 15 दिन में। अच्छा वो दिखा भी रहे हैं, that's really good, वो दिखा भी रहे हैं साथ साथ। अच्छा वलीद, why not you want to pursue as a profession, मतलब आप इसे एज ए पेशे के तौर पर आगे परसू क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज आपका स्किल, एक तो माचिस की तीलियों से आप एक रैंडम कोई भी चीज़ बनाते हो, सजा लेते हो, आप सारे वो चीज़ें दिखा रहे हैं या आपने वो बनाई है जो बड़ी टेक्निकल सी है और जो इतनी आसान नहीं है, देखने में आसान लगती हैं। सो ऐसा क्यों नहीं है कि आप इसे पेशे के तौर पर आगे लेके जाना चाहते हो? बस मैं तो लगा हूँ, मुझे अपना, दरअसल अगर आप काम किसी मुल्क में करते हैं तो आपको आपका कंट्री देखता है ना, पहले तो आपकी कंट्री देखेगी, फिर उसके बाद आप आगे जाओगे। ऐसे ही तो मेरे पास मेरा जो वॉच टाइम और जो व्यूज है ना वो मेरे मुल्क से बहुत कम है, मुझे बाहर मुल्क के लोग तकरीबन ज्यादा देखते हैं ना। तो अगर मेरे मुल्क से मेरे मतलब व्यूज और बढ़ जाएगा तो फिर मैं इसमें आगे मजीद बहुत आगे निकल सकता हूँ। जी हरमीत अच्छा वलीद, जिस तरह रऊफ साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि ना हमें उसी तरह हमारे जो टेलीविज़न है, ना एंटरटेनमेंट के अगर हम चैनल देखें या दीगर देखें, इस तरह के कुछ शोज़ हैं जिसमें आप जैसा टैलेंट जो हम उसको सामने लें और दुनिया को बता सकें कि भाई वाह हमारे पास कमाल के लोग हैं। ना हमारे पास हुकूमत की कोई सरपरस्ती होती है जिसमें हमारा टैलेंट जो है वो, बहुत सारे टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है। इस हवाले से बताइएगा कि कितने मुश्किलात जो होती हैं, क्योंकि जाहिर बात है आप तो एज अ प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन शौकिया कर रहे हैं, लेकिन जो आपके दोस्त हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जिनका एक ही प्रोफेशन है और वहां से ही जरिया माश है, तो उनको कितने मुश्किलात का सामना होता है? मैं आपको आसान सी बात बताऊंगा कि अपना, अगर मुझे कोई चीज खरीदनी हो ना, बाय करनी हो, इधर कराची में आपको मिलता ही नहीं है। अब ये जो अंग्रेज हैं, अब ये अगर लकड़ी जिस तरह काटते हैं तो ये इनकी आंखें भी प्रोटेक्ट होती हैं, इनके घर में गंद भी नहीं होता, क्योंकि उनके साथ एग्जॉस्ट इसका अपना वैक्यूम क्लीनर लगा होता है, वो सक कर लेता है उससे सारा। अब मैं जो करता हूँ उसमें मेरे को मतलब मेरी सांस में भी उसका वो बूरा जाता है, आंखों में भी जाता है, मुझे बड़ी मतलब तकलीफ पेश आती है। मतलब इधर सामान हमें मुहैया कुछ भी नहीं है, मतलब सहूलत के लिहाज से हम 100 साल बहुत पीछे हैं। तो मैं अपने हाथों से जो भी करता हूँ, अपने हाथों से खुद ही बनाता हूँ इनको। अच्छा वलीद, आप ये बता रहे हैं कि आपका YouTube चैनल भी है, आप वहाँ वीडियोस बनाते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं और वहाँ से कुछ अच्छी अर्निंग आपको होती है? बिकॉज लोग अगर आपके ज़्यादा हों, व्यूवर्स आपके ज़्यादा हों, तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छा अर्न भी कर लेते हैं, प्लस वहाँ से लोग आपकी वीडियोस देख के बनाना सीखते भी हैं। आप मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स बनाते हैं तो लोग उसे लर्न करते हैं और सीखते भी हैं। तो ये ट्रेनिंग भी आप साथ साथ ये सेशन कंटिन्यू किया हुआ है आपने? ये इस तरह है, मेरा चैनल है द गेम ऑफ आर्ट यूट्यूब पे ना। ओके। तो इसमें तो मैं ये कहूंगा, जिस तरह छोटे बच्चे आजकल मोबाइल और अपना गेम में बहुत लगे हुए ना, तो इनको चाहिए कि ये सीखें और प्रैक्टिकली कुछ करें, एक्टिविटीज तो इनके अगर मुझे देखेंगे प्रैक्टिकली कुछ करेंगे तो ये कुछ सीखेंगे भी, और इनका मतलब जो माइंड होगा, ये मतलब अगर आप अपने माइंड को इस्तेमाल करेंगे तो ये मजीद मतलब आपका काम करेगा ना। अगर आप इंसान एक बंद जगह बैठ जाए तो फिर वो बंद हो जाता है। अगर आप अपने आप को खोलेंगे तो फिर आपका शऊर भी बढ़ेगा, आपकी सोच भी बढ़ेगी, और आप मतलब कुछ ना कुछ अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ फिर कर सकेंगे।
अच्छा, दोस्त घर वाले फरमाइश करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की कि ये बनाओ, इस दफ़ा ये बनाओ, घर वाले क्या रिएक्ट करते हैं? कोई माचिस घर में बचती भी है कि नहीं बचती? कहते होगे बिल्कुल। इतना गुस्सा होते हैं कि कहते हैं तुम घर की हर चीज उठा लेते हो, तोड़ देते हो या इस्तेमाल कर लेते हो, तो वो तो मुझे बड़ा गुस्सा होता है, मतलब कि ये चीज उठा ली, वो चीज उठा ली, तो मैं फिर वो चीजें इस्तेमाल कर लेता हूँ, फिर मेरे को बड़ी डांट पड़ती है घर में। अगला टारगेट क्या है माचिस की तीलियों से? अगला क्या ह्यूज बनाना है? अभी आप कुछ पिक्चर्स दिखा रहे थे आपकी, तो जिस डायनासोर की आप बात कर रहे थे वो पीछे पड़ा हुआ था, काफी बड़ा बनाया है और ये बहुत मुश्किल काम है। तो अगला क्या टारगेट है, क्या करना चाहते हैं आगे? मैं तो मस्जिद आगे बहुत चीजें बना सकता हूँ, जिस तरह अपना मतलब मस्जिद बहुत चीजें बना सकता हूँ अगर मेरी मतलब बढ़ जाए, मतलब यूज। मैंने 10C ग्रेविटी स्ट्रक्चर बनाया है, ये बैलेंस है दरअसल, या अगर आपको दिख रहा हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दिख रहा है। और वलीद ने अपने पास काफी चीजें रखी है। वलीद, पास जो जो चीजें पड़ी हैं वो सारी दिखा दो, व्यूअर्स देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टेड है और वो देखना भी चाह रहे हैं कि क्या क्या बनाया है। ये मैंने दरअसल बनाया है वलीद, वैसे तो अच्छा दैट्स वेरी गुड सर। जी 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 पूरा जहाज है, पूरा जहाज बनाया हुआ है। ये इधर इसको मैंने माचिस की कीमत तीलियां अच्छा डाली। वलीद, वैसे आपने जहाज भी बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई और जाहिर बात है कि तो इसका बहुत प्यारा शूट है इसका। जी ये जी माचिस जी की तीलियों हरमीत, आगे निकला है। जी वलीद, हमारे हरमीत सवाल करना चाह रहे हैं। जी हरमीत। जी अच्छा वलीद, बड़े मजे मजे की चीजें आपने बनाई है, लेकिन हम देखते हैं जोब के इलाके में, मैं भी आया हूँ, वो इलाका मैंने भी देखा है पूरा। जिस तरह हम देखते हैं बलूचिस्तान का अगर जिक्र करें तो बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे हवाले से बहुत सारे मसाइल को उसको सामने है, बहुत सारी चीज़ें वो पीछे भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन क्या एग्जीबिशन जो होती हैं ज़्यादातर हम देखते हैं तो कोयटा के एरिया में होती हैं, या ज़्यादातर अगर हम देखें तो इस्लामाबाद या कराची या लाहौर की तरफ होती है, तो क्या आपको कहीं लाहौर, जिस तरह यूट्यूब चैनल आप चला रहे हैं तो जाहिर बात है बहुत लोगों की नज़र भी पड़ चुकी होगी आपके यूट्यूब चैनल पर, जो आर्टिस्ट हैं, जो दीगर लोग हैं, जो एग्जीबिशन कराते हैं, तो क्या कोई लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ आपने कभी अपनी चीज़ों की नुमाइश की है, रखी है इन चीज़ों को? मैंने अभी तक फिलहाल नुमाइश तो नहीं की। कराची में है नुमाइश, हमारे बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे तो गैस का इतना मसला है कि बेचारों को जहाँ से गैस निकलती है उनको गैस ही नहीं मिलती। तो बलूचिस्तान का तो कोई हाल ही नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो कराची में एग्जीबिशन है तो, लेकिन अपना इधर मैंने ऐसे की नहीं है। मैं अपना खुद ही यूट्यूब चैनल पे मतलब इसको आगे करना चाह रहा हूँ। बहुत मेहरबानी, क्योंकि मेरा शौक है बहुत। बहुत टैलेंटेड आदमी है, आपको अल्लाह ताला आपके फन को और तरक्की दे, कामयाबी दे और आपकी एग्जीबिशन हो, आपका यूट्यूब चैनल भी सक्सेसफुल हो। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेते हैं एक छोटी सी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हमारे ना प्रोग्राम में हम खाने पीने की बात कम करते हैं। अब हम ख्वाबों के शौकीन लाहौरी, हमने एक सेगमेंट पूरा खाने पीने पे रखना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे 12 बजे के करीब ऐसी खाने पीने की चीज़ों का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि 1 बजे करीब जाके भूख लग जाती है, हमारी बस हो जाती है। हम आड़ू की बात करेंगे। यार सर, ऐसा फल जिसको हम लोग इंतज़ार तो खैर उसका होता है कि उसको ज़्यादातर लोग जूस की सूरत में ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जूस की सूरत में ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन आप कह रहे थे ब्रेक में कि अच्छा पकाओ और बिल्कुल पकाओ, मतलब वो हंडिया वाला ना पकाओ, पक के जो फल लगता है वो हो तो ज़्यादा मजा मतलब अगर आप उसको अच्छा पका हुआ उसका छिलका उतार दें, बीच में से बीज निकाल लें, हल्का सा नमक छिड़क के काला नमक से आप उसको खाएं। काला नमक तो और ज़्यादा डेडली हो जाता है, तो उसको खाएं तो बड़ा मज़े का होता है। और आजकल चूँकि बाहर आई है आड़ू की, आपको जगह जगह ठेलों के ऊपर बाजार में आड़ू की मुख्तलिफ शाम नज़र आ रही हैं। मेरा अपना ख्याल ये था कि आड़ू जो है ये शुमाली इलाका जात से आता है, लेकिन अभी जो पैकेज हम दिखाना जा रहे हैं वो है पिंडी भटिया से। तो पिंडी भटिया में भी आड़ू होता है, मुझे नहीं मालूम था पंजाब में आड़ू होता है। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है पूरी प्रोडक्शन से लेके हमारे बाजारों तक पहुंचने तक, उसके लिए वी हैव मेड दिस रिपोर्ट, हैव अ लुक। की फसल जो है ये सवाद की पैदावार है, तो हमने इसे दरिया चनाब के करीब तरीन काश्त किया है। तो मौसमी असरात की वजह से हमें बहुत ज़्यादा अखराजात उठाना पड़े हैं। हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये अपील है कि वो हमें सब्सिडी दें अद्वियात पर, खाद पर, ताकि हम मुल्क की मईशत को आगे बेहतर बना सकें। जो मरीज़ या जो लोग अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो आड़ू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी आड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत बागबानों के लिए मराद के साथ साथ ज़राअत से मुतल्लक आगाही प्रोग्राम मुरतब करे, ताकि ये बागबान मुआशी मुनाफा के असूल के लिए फलों की फसल की पैदावार को फ़रोग़ देकर वतनी अजीज़ की मज़ीद बेहतर खिदमत कर सके। अज़हर हुसैन, पब्लिक न्यूज़, पिंडी भटियाँ। सर आप ठीक कह रहे थे, पैदावार सवाद की है, पैदावार सवाद की। हरमीत का रुख करते हैं। हरमीत,
पंजाब का आड़ू भी आ गया है पिंडी भट्टियां का मुकाबले पे, लेकिन हमें स्वाद का आड़ू स्वाद ही का आड़ू होता है। राहुल साहब, वैसे तो वो जाहिर बात है कि स्वाद की अगर मैं बात करूं, या मेरे इलाके में जितना आड़ू पैदा होता है और बड़ा मीठा, जो सबसे ज़्यादा मीठा आड़ू है, अगर आप लाहौर में जाते हैं बहुत सारे रेडी वाले तो आपको कहेंगे कि ये स्वाद सा है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल मिलता है और मिलेगा आपको तो बड़ा मीठा मिलेगा। हमारी तो ये होती है कि हम दरिया किनारे बागीचे से उठा के लेके जाते हैं और वहाँ पे दरिया में रखते हैं थोड़ा टाइम, वो जब ठंडा हो जाता है, वो जिस तरह उसका जो स्वाद है, वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि नमक छिड़क के खाना, फिर बाजी मुंह में वैसे ही पानी भर जाता है जब सामने वाला देखने वाला दूर से देखे तो। हाँ, तो बड़े कमाल का स्वाद होता है स्वाद के आड़ू का, और बहुत पूरी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ऐसे ऐसी जगहों में वो ज़्यादा उसकी जो सप्लाई, अगर हम देखें कराची की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है, फिर इस्लामाबाद की तरफ भी हम हैं, यहाँ पे मिल जाता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा तादाद जो है ये आड़ू की वहाँ से है, और स्वाद की वैसे भी सौगात है बड़ी मीठे। लेकिन सोहा, आपको तो जूस पसंद है, लेकिन ये पक जाए ना तो इसका स्वाद फिर बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि स्वाद का जो होगा ना मुझे ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन मुझे लगता है कसरत से हमारी मंडियों में यही आड़ू जिसका पैकेज हमने दिखाया है ये ज्यादा मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हरमीत के स्वाद वाला जो कंपैरेटिवली हमें कम मिलता है। खैर, हम जाने से पहले एक ट्रेलर तो लाजमी है, और वो भी ट्रेलर जो हमेशा अब्दुल रऊफ सब बताते हैं कि ये मूवी है, इसकी ये खासियत है, सोहा ये देखने वाली है, ये नहीं देखने वाली है। तो अब आप लोग क्या ट्रेलर देखना चाहते हैं सर? हम कौन सा ट्रेलर दिखाएंगे इनको? मिस मार्वल फिल्म का ट्रेलर हम दिखाने जा रहे हैं। ये इसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक पाकिस्तानी कैनेडियन लड़की है, उसने ये रोल अदा किया है, और इसमें मुसलमानों की तरफ एक अच्छा रुझान मतलब वो दिखाया गया। लेकिन हम लेंगे पहले आपसे छोटी इजाजत, बड़ी सी, जैसी भी आप इजाजत देना चाहें इजाजत लेंगे, क्योंकि कल हमारा लास्ट शो ऑफ द वीक होगा। उससे पहले आप देखिए एक प्रोमो और हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।